गुड मॉर्निंग गाइज़। सो गाइज़ मैं आज विज़न का इकोनॉमी का टेस्ट लेके आई हूँ। तो इसमें विज़न में भी 3 इकोनॉमी के टेस्ट है। तो चलिए आज फर्स्ट टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीगल टेंडर की बात कर रहा है। इट इज़ अ मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बिल्कुल बात सही है। आरबीआई जो भी बोलती है कि वो पेमेंट क्या है, लीगल होता है। इट हैज़ इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू। नहीं, देखो जिस तरह गोल्ड की, सिल्वर की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उस तरह इसकी नहीं होती। इस वजह से स्टेटमेंट गलत है। ऑल लीगल टेंडर्स आर इशूड बाय द आरबीआई। देखो ऐसा तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी थोड़ी सी तो पावर है कि हाँ वो कॉइन्स मिंट कर सकती है या फिर ठीक है, या फिर 1 या 2 रुपए के नोट तक है वो मिंट कर सकती है। तो इतनी तो पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी है। तो ठीक है, तो लीगल टेंडर जो करेंसी या कॉइन्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इशू करती है वो भी लीगल टेंडर में आता है। ठीक है, तो वो थर्ड स्टेटमेंट इस वजह से भी गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द ऑफरिंग ऑफ अ स्टॉक ऑफ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। देखो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में होती है, इस वजह से गलत हो गया। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन द IPOs इन इंडिया थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई ये बिल्कुल बात गलत है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखो नाइदर वन नाइदर टू इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस स्पेंडिंग बाय बोरिंग टुडे व्हिच विल बी रीपेड बाय टैक्सेस इन द फ्यूचर, इट विल हैव द सेम इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एज एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज फाइनेंस्ड बाय द टैक्स इंक्रीज टुडे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द अबव। देखो इसका रिकॉर्डियन इक्विवेलेंस है गाइस। इसके अगर आपको आंसर चाहिए कि किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन है तो मैं उसकी भी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ले लेंगे ना। Why the Reserve Bank of India is known as the legal lender of the last resort? It provides lending facility to the bank at all the times। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज टू द गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स इंपोर्ट ऑब्लिगेशन। नहीं, ऐसा जरूर बात नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इट एड्रेसेस द इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन इशूज इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा क्या गया है, इसको हेड किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी टेकन टू कॉम्बैट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन हो रही है आपकी इकोनॉमी, तो आप कैसे कॉम्बैट करोगे, कर्टेलिंग गवर्नमेंट एक्सपेंस। ये बात बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग चीपर लोन। एक बात बताओगे, चीपर लोन प्रोवाइड करोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, तो ये गलत होएगा। गिविंग टैक्स बेनिफिट और करोगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ेगी, तो ये नहीं करोगे। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर इज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन, रेलवे। देखो पब्लिक सेक्टर एक्सक्लूसिवली एटॉमिक एनर्जी और रेलवे के लिए रखा हुआ है, कोल के लिए नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या है, इसमें स्टेटमेंट सही है। उसमें कोल में क्या प्राइवेट प्लेयर अलाउड है, हाउएवर अभी तो रेलवे में भी प्राइवेट प्लेयर अलाउड है। ठीक है, लेकिन आप देख लेना इस क्वेश्चन को, इन्होंने क्या फर्स्ट एंड थर्ड दोनों दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो गाइस हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जो एक कस्टमर है, कंज्यूमर है, जो सह रहा है कि हाँ यार इतना टाइम से इतना प्राइस हाई हो रहा है तो उसको अपने फूडिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म से वो झेल रहा है। ठीक है, तो यही है। वाइल कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड्स फूड एंड फ्यूल प्राइस, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंक्लूड्स देम। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और फूड प्राइसेस के इंक्लूड नहीं करते, जबकि हेडलाइन में तो करते हैं। कोर इन्फ्लेशन इज रिलेटिवली मोर वोलेटाइल देन फ्लक्चुएटिंग देन हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऐसी बात नहीं है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इन्वेस्ट इंडिया। इट इज द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। देखो अगर आपने मेरी कल के डेली करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें हमने देखा था कि इन्वेस्ट इंडिया का नाम आया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इट इज द पब्लिक एंटिटी विद इक्वल शेयर होल्डिंग विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखो इसमें 100% शेयर सेंटर के, स्टेट गवर्नमेंट के कोई नहीं है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लो वेरिएबल। कौन से फ्लो वेरिएबल है, इनकम ऑफ अ कंपनी, सेविंग्स ऑफ द कंपनी, इन्वेंट्री। देखो इनकम और सेविंग है, इन्वेंट्री फ्लो में नहीं आती, फ्लो वेरिएबल में। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सही स्टेटमेंट है। With reference to the managed floating exchange rate system, consider the following situation. It is a payment system in which the central bank allowed the exchange rate to be determined by the market but intervenes at the time। ये बात बिल्कुल सही है। सेंट्रल जो बैंक है वो इंटरवेन करते रहते हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम इज फॉलोड इन, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर एंड द एलिड सेक्टर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कैटल अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। नहीं, जो कैटल का पॉपुलेशन है वो 24% है। सबसे ज़्यादा पोल्ट्री पॉपुलेशन हमारे दैट इज द 58%। ठीक है, तो इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी। फिश प्रोडक्शन फ्रॉम मेराइन सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द फिश प्रोडक्ट। नहीं, इनलैंड सेक्टर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू। तो नाइदर वन नाइदर टू क्या इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डिस्क्राइब्स एन एस्क्रो अकाउंट। देखो एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, एक थर्ड बैंक अकाउंट होता है। सपोज करो आपने क्या है, आपने बोला बिल्डर को कि हाँ यार मेरे को क्या है इसमें फ्लैट चाहिए। ठीक है,
आपने कही ये कस्टमर है, ये बिल्डर है, ठीक है, ये आपको मकान बना के देगा। अगर आपने अभी एडवांस में कुछ पेमेंट दे दी है, ठीक है, लेकिन अब भाई आपको भी डर है कि यार पता नहीं मेरे को मकान बना के देगा या नहीं, और बैंक बिल्डर को इसलिए डर है कि यार पता नहीं कस्टमर मेरे को बाकी की पेमेंट देगा या नहीं, ठीक है। दोनों को अपने पैसों की क्या होती है, दिक्कत रहती है। तो एक बीच का एक थर्ड अकाउंट खुलता है जिसको हम एस्क्रो अकाउंट होता है, जो क्या करता है, हिसाब से क्या करता है, इससे पहले पूरी पेमेंट ले लेगा, जब जितना बिल्डर का काम बनता रहेगा वो उसको पेमेंट करता रहेगा, ठीक है। तो एस्क्रो अकाउंट यही होता है, थर्ड बैंक अकाउंट होता है। तो इसका बात बिल्कुल सही है। Which is the following character describe that an escrow account, a bank account through which NRIs can operate their finances in India? No. An overseas bank account used by the MNCs for routing the funds through tax havens for the purpose of tax evasion? No. A third party bank account for safeguarding the seller against buyer from the payment? ये बात बिल्कुल सही है। A bank account which earns regularly interest in India for a fixed monthly proposal? No. ठीक है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही, और आपने देख लिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रेफर्ड टू एज द रैपिड रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1991 इकोनॉमी? नो. द sluggish rate of the growth of the Indian economy before the 1991, ठीक है। तो हिंदू ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इसी को बोलते हैं, जो 1991 से जो हम पहले जो हमारी स्लगश ग्रोथ थी उसी को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते, द ट्रेड पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द इंडिया इन इट फर्स्ट 7 5-year प्लान, फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में जो ट्रेड पॉलिसी क्या उन्होंने अडॉप्ट की थी। रेस्ट्रिक्शन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, आपको पता है कि उस वक्त क्या हम क्या करते हैं, हमारी ओपन इकोनॉमी नहीं थी, ठीक है। प्रमोटिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉर गुड, ये बात बिल्कुल सही है। आउटवर्ड लुकिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, नहीं, हमारी उस वक्त तो आउटवर्ड नहीं थी, हमारी इनवर्ड थी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। Consider the following statement with reference to the performance of the Indian agriculture between 1991 to 2000 after the economic reform. It registered a higher growth रेट रिपोर्ट कंपेयरिंग टू प्रीसीडिंग डिकेड, नहीं, ये बात गलत है। इससे ज़्यादा ग्रोथ हमारी 1980 टू 91 के डिकेड में थी, ठीक है। इट एक्सपीरियंस स्टडी इंक्रीज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ओवर द ईयर। अगर आप एग्रीकल्चर की जीडीपी उठा के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि कितने हर साल क्या है, हर डिकेट में क्या है, एग्रीकल्चर जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बल्कि घट रही है, ना कि इंक्रीज हो रही है। इस वजह से दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल बात सही है। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन द करेंसी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। तो बोथ वन एंड बोथ टू आर क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। द डिक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी वुड नॉट कंट्रोल द फूड इन्फ्लेशन एज इंक्रीज इन द प्राइस वाज कॉज्ड बाय द स्क्विड एमएसपी पॉलिसी, डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय द एपीएमसी एक्ट एंड inadequate cold storage facility, which type of inflation best describes? देखो, जब टेक्नोलॉजी की वजह से किसी चीज़ में इन्फ्लेशन हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास पुअर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है, इस वजह से जो इन्फ्लेशन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। Consider the following statement regarding the financial market infrastructure. It is used for purpose of the clearing, settling or recording payment, security, derivative और other फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर यही होता है कि क्या कर सके, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसे क्लियर करते हैं, सेटल करता है, रिकॉर्ड करता है। रियल टाइम मतलब आरटीजीएस इज डेजिग्नेटेड एट द फाइनेंस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, ये बात बिल्कुल सही है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रेफर्स टू, हमने शायद ये पहले ही पढ़ा, स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, कुछ ऐसे करता है कि ताकि जो एक्सेस एफडीआई आ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, उनको क्या कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो पढ़ते हैं, डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी टू रिड्यूस करप्शन इन शैडो इकोनॉमी, ऑपरेशन बाय द आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट ऑन द इकोनॉमी। देखो, फिजिकल डेफिसिट का कोई भी काम होगा तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, आरबीआई को कोई काम नहीं होगा, तो स्टेटमेंट गलत है। ऑपरेशन बाय द आरबीआई टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट ऑफ द एक्सेस इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है। ऑपरेशन बाय द आरबीआई टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ द हाई एनपीए इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो भाई ये स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं आएगा, एनपीए को डील करने के लिए अलग ऑपरेशन होते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन परफॉर्म इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म, ठीक है। अपने इनकम डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन को गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्म करती है, लिवाइंग टैक्सेस, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रांसफर पेमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, देखो मनी सप्लाई क्यों कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, मिस्टर एक्स ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विद इन द इंडिया बाय बाइंग अ फर्स्ट क्लास टिकट ऑफ द राजधानी एक्सप्रेस। आफ्टर डिबोर्डिंग द ट्रेन ही हायर्स अ लोकल टैक्सी टू अ नियर बाय पब्लिक पार्क विच इज ओपन टू ऑल द टाइम and begins painting a beautiful scene at dawn. Which of the following may be classified public goods enjoyed by the Mr. रेलवे, लोकल टैक्सी, पार्क। अगर आप सोचो पब्लिक गुड्स इसमें कौन कौन सा, अभी आपको लगेगा कि हाँ रेलवे भी तो पब्लिक गुड है, ठीक है। लोकल टैक्सी चलो आप छोड़ोगे कि यार नहीं, लोकल टैक्सी तो क्या है, प्राइवेट है, चलो इसलिए आप सोचो कि रेलवे और पब्लिक पार्क है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि वो हमेशा हर बंदे के लिए खुला रहता है। आप रेलवे में बिना किराए के तो नहीं ट्रैवल कर सकते ना, आपको देना तो पड़ेगा ना। तो इस वजह से क्या है, इसमें रेलवे नहीं होगा, ओनली पब्लिक पार्क है इसका करेक्ट ऑप्शन है कि आप कहाँ कहीं भी
भी जा सकते हो, सबके लिए ओपन है, ठीक है, और आपको वहाँ पे जाने के लिए कोई भी फेयर नहीं चाहिए। विद रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर, आपको पता होगा जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज द रेशियो ऑफ जीडीपी मेजर्ड एट द करंट प्राइसेस टू द जीडीपी मेजर्ड एट द कांस्टेंट प्राइस। ये बात बिल्कुल सही है। करंट प्राइस नॉमिनल जीडीपी को बोलते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे रियल जीडीपी बोलते हैं, बात बिल्कुल सही है। इट ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन द कंजप्शन पैटर्न एंड द स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन इन इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन और डिसइन्फ्लेशन। देखिए डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन हो रही हो तो जो ऐसा रेट, जब इन्फ्लेशन का रेट क्या थोड़ा कम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। इट इज़ अ स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी। नहीं, करेंसी का कोई लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन में। इट इज़ अ परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नहीं, अगर फॉल होएगा तो डिफ्लेशन होगा, ठीक है। इट इज़ अ स्टीप इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ एक्सपोर्ट एंड नो, ऐसा नहीं है। तो मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम अपना। इन द product method or the gross value added method, the gross domestic product is calculated by adding the gross value added of all the firms in the economy. Which of the following are used to find the gross value addition of the firm? Sales of the firm, change in inventory और value of the intermediate good. तीनों की तीनों स्टेटमेंट के हम काउंट करेंगे तो all the three statements are the correct. Consider the following statement regarding the dumping. It refers to a practice when the export price of a product is less than the cost of the production in the home country. ये बात बिल्कुल सही है। तभी क्या करते हैं लोग, डंप करते हैं, कंट्रीज डंप करती है, स्पेशली चाइना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग द केस ऑफ डंपिंग। नहीं, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। विद रेफरेंस टू द वेबिलिटी गैप फंडिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ ग्रांट प्रोवाइडेड टू सपोर्ट प्रोजेक्ट विच आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड बट लैक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सपोर्ट करती है, आपको 20% फंड कर देती है, इवन कि 20% और भी फंड करती है स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी जिससे रिलेटेड एजेंसी है। तो आपको क्या करती है, इन टोटल 40% आपको फंड कर देती है अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग इतने नहीं हो। अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर वीजा ओनली इफ इट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव। ये बात बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन द लोन बाय द गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। आपने जो भी लोन दे रखे हैं उस पर जो आप इंटरेस्ट आप खाते रहते हो वो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। वो आपके पर मंथ या जैसे भी आते हैं, जितने भी टाइम ड्यूरेशन में आते हैं वो आते रहते हैं, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है। डिविडेंड्स अर्न बाय द गवर्नमेंट ओन इन्वेस्टमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। रिसिप्ट टू द पीएसयू, देखो तो पीएसयू डिस इन्वेस्टमेंट के बाद जो पैसा जाएगा वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं जाता। कैश ग्रांट इन एड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, ये भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्या है, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग में लेड टू एन इंक्रीज इन द पर्सनल इकोनॉमी इन पर्सनल इनकम एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी में पर्सनल इनकम किस वजह से इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। ये बात बिल्कुल सही है। जब हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी पर्सनल इनकम भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, देखो जिस प्रॉफिट किसी फर्म या किसी कंपनी के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड इंक्रीज हो रहे हैं तो वो उसी फर्म या उसी कंपनी के पर्सनल इनकम इंक्रीज होगी, ना कि इकोनॉमी की। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीज इन द कॉर्पोरेट टैक्स, देखो आपको पता होना चाहिए जो हम कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है वो मेनली क्या होता है, नेशनल इनकम में कट होता है, क्योंकि हम नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट अपॉन फैक्टर कॉस्ट पे होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस जो ऑलरेडी क्या होते हैं जीडीपी में कट होते हैं, तो ये वजह से सॉरी नेशनल इनकम में गलत कम कट होते हैं। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसकी सही है, ओनली फर्स्ट इज द राइट आंसर। Which of the following fall within the purview of the capital account under the balance of payment? देखो कैपिटल अकाउंट में क्या फॉल होता है, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। डिविडेंड ऑन द फॉरेन एसेट्स विच आर अब्रॉड, नहीं। गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, भाई ये तो करंट अकाउंट में जाता है। फॉरेन, ठीक है, ये सॉरी ये तो करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, काउंट होता है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following statement is correct regarding the peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending is a form of the crowdfunding used to raise loan without pledging security। बात बिल्कुल सही है। Interest rate is fixed by way of the mutual agreement between the borrower and, ये बात बिल्कुल सही। ये हमने PT 365 इकोनॉमी में पढ़ा भी है। peer-to-peer lending क्या होती है, इसमें क्या जो मेनली कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या जो बोरोअर और जो लेंडर होता है वो म्यूचुअली इंटरेस्ट क्या रेट होगा वो एग्री करते हैं, ठीक है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ट्रांसफर पेमेंट? देखो ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता चुकी, इसमें हम इंसर्ट के 3 टेस्ट किए हैं। कोई भी सब्सिडीज़ या कोई पेंशन या कोई स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है उसे हम ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं। पेमेंट गिवन टू द इम्पोर्टेड बाय डोमेस्टिक फर्म फॉर द गुड्स, नो। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो। इट इज अ वन वे पेमेंट टू अ पर्सन हु हैज गिवन और एक्सचेंज नो मनी गुड्स और सर्विसेज फॉर, ये बात बिल्कुल सही है। वन वे पेमेंट होती है, हम पर्सन को देते हैं, उसके बदले में वो हमें कुछ नहीं दे रहा, ये बात बिल्कुल सही है। पेमेंट मेड बाय द पेरेंट कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी फॉर यूज ऑफ गुड्स, नो, ऐसा नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, हाई पावर्ड मनी मैंने आपको उस दिन बताया था, वो मनी होती है जो
क्या होता है, लीगल होती है कि हाँ आरबीआई ने इशू करी है, जो मेनली आप करेंसी आपके कॉइन्स हैं, ठीक है, जो आप अपने कमर्शियल बैंक्स में हैं, आप पब्लिक आम जनता के पास है, वो सारे क्या होते हैं, हाई पावर मनी में आते हैं, ठीक है। इंटरबैंक डिपॉजिट विच अ कमर्शियल बैंक होल्ड इन अदर कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। Interbank deposit which a commercial bank holds in other commercial bank, no. High deposit held by the government of India and commercial bank with RBI only, ये बात बिल्कुल सही है। Only the currency circulation and public and the world cash of the commercial bank, देखो ये बात बिल्कुल सही है, जो करेंसी सर्कुलेशन पब्लिक में आम जनता के पास है, जो भी वर्ल्ड कैश कमर्शियल बैंक है, ये बात बिल्कुल सही है। वर्ल्ड कैश मैंने आपको उसे भी बताया था, जो चेक क्लियर करने के लिए जो कैश अपने पास रखता है कमर्शियल बैंक, उसे वर्ल्ड कैश बोलते हैं। तो बोथ बी एंड सी क्या है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट। इन इंडियन नो ईयर कस्टमर आपको पता है केवाईसी वेरिफिकेशन कराते हो। अनमैंडेटरी विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, बैंकिंग, इक्विटी ट्रेडिंग, पेंशन, इंश्योरेंस सर्विस, तो मैं आपको बता दूं चारों के चारों सेक्टर्स के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन करना मैंडेटरी है। तो ऑल द स्टेटमेंट क्या है इसमें करेक्ट होता है। विद रेफरेंस टू द होल स्केल प्राइस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कवर्स बोथ सर्विसेज एज वेल गुड। देखो ये सर्विस नहीं कवर करता है, आपको पता ना, जो होल सेल प्राइस इंडेक्स कभी भी सर्विस कवर नहीं करता, सिर्फ गुड्स कवर करता है। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत होगी। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस टू अकाउंट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, नहीं, आपको पता है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वही ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होता है, होल स्केल प्राइस इंडेक्स में कोई भी टैक्स क्या कवर नहीं होता। ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कैटेगरी फॉल अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल के अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कौन कौन से जो सेक्टर है वो कवर होता है। लोन टू माइनॉरिटी यस, एजुकेशन लोन यस, लोन्स फॉर रिन्यूएबल एनर्जी यस, ओवरड्राफ्ट अंडर द पीएम जनधन योजना यस। चारों के चारों जो किसमें इसमें कवर होते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जो वीकर सेक्शन है, जो वल्नरेबल सेक्शन है मेनली, या फिर जो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, हम उनका क्या करते हैं बोरो मतलब उधार देते हैं, ठीक है, बैंक उधार देते हैं चाहे वो प्रॉफिटेबल ना हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करते हैं देख लेते हैं। पेंशन प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड सर्विसेज, बैंक डिपॉजिट, फॉरेन एक्सचेंज, देखो चारों की चारों चीज़ें क्या है स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है प्रोड्यूस करता है, सॉरी प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर आउटकम्स ऑफ द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1994, ये आपको पता होगा, इससे क्या आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, सेटअप हुआ था। सेटअप ऑफ द आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ये बात बिल्कुल सही है। सेटअप ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं भी है तो 1995 में हुआ था, वो भी उरुग्वे राउंड के पास हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज, नो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल राइट स्टेटमेंट। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर फोर्स बिकम जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्कस सीजनल फ्रिक्शनल स्ट्रक्चर, आपको पता है डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी होती है बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी क्या है ये छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट हम बोलते हैं, ठीक है, जो हमें दिखती नहीं है बट एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व शोज द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ स्टेबल एंड इनवर्स रिलेशनशिप, फिलिप्स, कुजनेट, लेफर, लोरेंस, तो आपको पता होना चाहिए फिलिप्स कर्व है इसमें, ठीक है। कुजनेट्स कर्व किसके लिए होती है, लेफर कर्व मेनली हमें बताते हैं टैक्स रेवेन्यू किस हिसाब से और इंटरेस्ट के हिसाब से बताते हैं किस तरह से जो इंटरेस्ट बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, तो उस हिसाब से आती है। लोरेंस कर्व मेनली हमें इनकम इनइक्वालिटी बताती है, मेनली पॉवर्टी की हम यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ी चीज़ें। फिलिप्स करके इसका राइट आंसर है। मुंबई इंटर बैंक बिड रेट इज द बेंचमार्क रेट एट विच बैंक्स आर विलिंग टू लेंड ईच अदर, वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम ईच अदर, अट्रैक्ट डिपॉजिट फ्रॉम ईच अदर, चार्ज एन एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक। देखो ये रेट इसलिए होता है वुड लाइक टू बोरो फ्रॉम ईच अदर, इसमें बैंक डिसाइड करते हैं कि हम आपको कितने बैंक्स में मतलब बैंक्स म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हाँ हम कितने रेट पे क्या कर सकते हैं एक दूसरे से बोरो कर सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द एक्सपोर्ट एंड imports as a proportion of the GDP is an indicator of degree of openness in an economy, ये बात बिल्कुल सही है। in an open economy an increase in the export can lead to a decrease in the aggregate demand in the can lead to an increase in the aggregate demand in domestic, ये बात बिल्कुल सही, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द कैश रिजर्व रेशियो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैश रिजर्व रेशियो इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच अ बैंक मस्ट कीप विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एनी लिक्विड, देखो एनी लिक्विड एसेट नहीं होता, सिर्फ कैश में फॉर्म में ही आपको रखना होता है, तो इस वजह से स्टेटमेंट क्या गलत हो गई। हाइयर द सीआरआर रिक्वायरमेंट लोअर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है। देखो अब कैसे है आपको कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, अगर जितनी ज़्यादा होगी कैश रिजर्व रेशियो आपके आरबीआई के पास उतना ज़्यादा कैश रखना होगा, जिस वजह से क्या है अब बैंक के पास क्या है कैश की कमी होगी और वो ज़्यादा ज़्यादा क्या है आगे नहीं दे पाएगा, बोरो नहीं कर पाएगा, दे नहीं पाएगा, लोगों को फाइनेंस नहीं कर पाएगा, इस वजह से क्या इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्या है क्रेडिट वहाँ पे क्रिएट कम होएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है।
In an open economy, for the barter system to operate successfully, which of the following principles must be completely satisfied? मतलब आप ओपन इकोनॉमी लेकिन आप बार्टर सिस्टम के थ्रू क्या कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो क्या सेटिस्फाई होना चाहिए? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट, द लॉ ऑफ सप्लाई, द लॉ ऑफ डिमांड। देखो डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट इसमें बिल्कुल सही है कि देखो दोनों तरफ से अगर इक्वली वांट्स होंगी तो ही आप क्या है बार्टर सिस्टम में ऑपरेट कर सकते हो। देखो अगर एक तरफ से सिर्फ डिमांड हुई है, एक तरफ से सप्लाई होगी, तो वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, क्या रिटर्न्स मतलब कि बिल्कुल निगलेक्ट हो रहे हैं, तो ये गलत है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स के करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद द यूनियन। आपको पता है कि पहले जो रेलवे बजट था वो अलग आता था, लेकिन अब क्या है यूनियन बजट के साथ मर्ज हो गया रेलवे बजट। तो इससे क्या क्या चेंज आए जरा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिसीव ग्रोस बजटरी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से बजट एलोकेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के लिए कि हम इतने करोड़ इनको एलोकेट कर रहे हैं। द अप्रोप्रिएशन फॉर द रेलवेज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मेन अप्रोप्रिएशन बिल। ये बिल्कुल बात सही है, उसका पार्ट है। रेलवेज आर लेबल फॉर डिविडेंड पेमेंट टू द गवर्नमेंट ऑन देयर प्रॉफिट। ये बात गलत है कि आपको प्रॉफिट अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से शेयर करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट अंडर द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है जो बजट के साथ हम क्या है 4 स्टेटमेंट और रखते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से रखते हैं, इन्होंने बताया। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, यस बिल्कुल बात सही है। फिस्कल पॉलिसी, यस बात बिल्कुल सही है। आउटकम बजट नहीं भाई, जो आउटकम बजट है ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो ये गलत बात है। मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्या है बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट स्कीम। डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट refers to those transactions in which the goods supplied do not leave the country but the payment for such a supply is received only in foreign currency। नहीं, वो आप इंडियन रुपी में भी ले सकते हो, इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। द स्कीम वायलेट्स द प्रिंसिपल इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। नहीं, वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल को कहीं भी वायलेट नहीं करती। द स्कीम इज एप्लीकेबल टू द यूनिट्स इन पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड द न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है? थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रिफन डिलेमा। देखो ट्रिफन डिलेमा क्या होता है, जब क्या है, देखो मैं आपको डायरेक्ट लेके चलती हूँ, जो इसकी डेफिनेशन है उससे आपको डायरेक्ट डेफिनेशन आएगा। इट रेफर्स टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट दैट अराइजेस बिटवीन द शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक एंड द लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर कंट्रीज हुज करेंसी सर्व एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी। ठीक है गाइस, तो ये की ट्रिफन डिलेमा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। विद रेफरेंस टू द मेथड ऑफ द जीडीपी एस्टिमेशन कंसीडर द फॉलोइंग सस्टेन स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिक। देखो बेसिक प्राइसेस मार्केट प्राइसेस को ही बोलते हैं। इट इंक्लूड्स द पेमेंट टू फैक्टर द प्रोडक्शन बट डज नॉट इंक्लूड इंडायरेक्ट। मार्केट प्राइस में तो हम इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड करते हैं और सब्सिडीज को माइनस करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें ऐड होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द ग्रोस वैल्यू एडेड एट द बेसिक प्राइसेस विल ऑलवेज बी लेस देन द ग्रोस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस। भाई ये तो गलत बात है, मार्केट प्राइस का तो हमेशा ग्रेटर होता है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है। नाइदर वन नॉट टू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनल एंड द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। इन द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन द टैक्स रेट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द इनकम, वेयरएज इन प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सेम परसेंटेज ऑफ टैक्सेस लिवाइड ऑन ऑल टैक्स। ये बात बिल्कुल सही है, आपको पता भी होगा। एज कम्पेयर टू द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल टैक्सेशन मेक्स दिस पॉसिबल इनकम लेस सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन जीडीपी। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन से क्या होएगा, जो जीडीपी में जो फ्लक्चुएशन होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट फोकस ऑन द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यूजिंग हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए हमने तो फोकस किस पे किया था, एग्रीकल्चर पे किया था, तो पहले स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गई है। द एक्चुअल ग्रोथ रेट एक्सीडेड द टारगेट ग्रोथ रेट सेट बाय द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो भाई ये क्या स्टेटमेंट क्या है, एक सेकेंड, हाँ, द एक्चुअल ग्रोथ रेट एक्सीडेड द टारगेट ग्रोथ रेट सेट बाय द 5 ईयर प्लान। ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। व्हाट आर द रीजन फॉर नॉट यूजिंग जीडीपी एज द इंडिकेटर फॉर वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। अब आपको पता है जो जीडीपी क्या है क्वांटिटेटिव सब मेजर कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताता भी क्या वेलबींग है, मतलब कि लोग कितने मतलब कि खुश हैं सोशली, क्या मतलब कि चल रहा है, तो क्या क्यों नहीं हम इसको यूज़ करते, जरा देख लेते हैं। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये बात बिल्कुल सही है। ये नहीं बताता कि इनकम में कितने इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या पता जीडीपी सिर्फ जो ऊपर के जो 10% वेल्थी लोग हैं उनकी वजह से जीडीपी बढ़ रही हो, इनकम इनइक्वालिटीज़ कुछ नहीं बताता। इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर इवैल्यूएटेड इन द मॉनिटरी, ये बात बिल्कुल सही है। इट निगलेक्ट्स नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑन द हेल्थ एंड एनवायरमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। पोल्यूशन या फिर जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है उनको ये काउंट नहीं करता, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टर्म स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। देखो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी ये है कि आप क्या कर रहे हो, किसी वेल्थ को क्या स्टोर करो ताकि आप कल को क्या करो होल्डिंग कर सको, ठीक है, तो यही क्या होता है। तो पढ़ लेते हैं। इट इज द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फॉर अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स। नो, इट रेफर्स टू द स्पेकुलेशन इन मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट हेल्ड इन द बैंक्स। नो,
इट इज़ द डिमांड फॉर मनी एज अ स्टोर ऑफ द वेल्थ। ये तो मैंने पहले ही बताया कि वेल्थ का स्टोरेज होता है, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ द डिमांड फॉर करेंसी टू परचेज एसेट्स एंड रियल एस्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। नो, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। एज इंक्रीज इन द पब्लिक डेप्ट थ्रू द डोमेस्टिक बोरिंग में लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इन इकोनॉमी। अब क्या है, अगर आप क्या है मतलब कि उधार लेते रहो तो उससे क्या होएगा, इन्फ्लेशन। ये बिल्कुल बात ये इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इसका मतलब आपके पास मनी ज़्यादा रहे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होगे तो इन्फ्लेशन बिल्कुल बात है। प्राइवेट बोरोज क्राउडेड आउट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। जो प्राइवेट बोरोज हैं वो क्राउडेड आउट हो जाएंगे। क्राउडेड आउट का मतलब क्या होता है, जब आपकी जो वो है बोरिंग्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए। इंक्रीज इन द एग्रीमेंट, बट ये बात बिल्कुल सही, जब आपके पास पैसा आएगा तो आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रेफर्स टू अ स्पेशली डिमार्केटेड टेरिटरी विद द टैक्स हॉलिडेज एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये बात बिल्कुल सही है। A major objective of setting up of the special economic zone is to attract FDI and to earn foreign exchange। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पर्पस यही है ताकि हम FDI और फॉरेन एक्सचेंज को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकें। यूजर स्टेटस अप्रोच, करंटली वीकर स्टेटस अप्रोच, करंट डेली स्टेटस अप्रोच किसका मेजरमेंट है? देखो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ रेट, वेजेस इंक्रीज इन द लेबर, आपको पता होना चाहिए ये अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट है, ठीक है। और मेनली जो हम यूजली करते हैं वो यूजली स्टेटस अप्रोच करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो गाइस अगर आपको नहीं भी पता ना वेलोसिटी ऑफ मनी क्या, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। और आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना तो आप समझ पाओगे। द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये बात बिल्कुल सही है। सपोज करो मेरे पास कोई मनी है, मतलब मेरे पास कैश है 10 रुपये का है, मैंने कोई चीज़ ली, मैंने उसको आगे दिया, फिर उसने आगे दिया कि कितने लोगों के पास पहुंचा, तो इससे बोलते हैं कि एक मनी कितनी बार रोटेट हुई है, तो उसी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। हाइयर द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन हाइयर विल बी द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इकोनॉमी, ये बात बिल्कुल सही है। जितनी बार वो ज़्यादा रोटेट हुई है इसका मतलब ये है कि उसकी जो उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुई, तो फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों की दोनों बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसएलआर। एसएलआर इज मैंडेटरी फॉर ऑल द शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये बात बिल्कुल सही है। एसएलआर सिक्योरिटीज कैन बी प्लेज्ड फॉर रेजिंग फंड थ्रू ओएमओ। देखो ओएमओ में क्या होता है, बैंक और आरबीआई ऑपरेशन करते हैं, इसमें एसएलआर का कोई लेना देना नहीं है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर अट्रैक्ट्स अ पेनल रेट ऑफ द इंटरेस्ट अपॉन द बैंक, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने एसएलआर को मेंटेन कहीं नहीं रखा है तो क्या कर सकता है, जो आरबीआई आपके लिए लीगल एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। लीगल एक्शन मतलब कह रही हूँ मतलब कि पेनल्टी लगा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट कैन बी क्लासिफाइड सिक्योरिटी। शेयर्स, एज शेयर्स आप किसको बोल सकते हो, बॉन्ड्स, शेयर्स या फिक्स डिपॉजिट। देखो बॉन्ड्स एंड शेयर बोलते हैं, एफडी तो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो इसको आप कैसे सिक्योरिटी बोल सकते हो। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। महानुभावीज मॉडल एडॉप्टेड इन द सेकंड 5 ईयर प्लान इज एसोसिएटेड विद। देखो आपको पता ना, जो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने मेनली जो फोकस किया था वो हमने हैवी इंडस्ट्री पे किया था, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे किया था। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर एडवांसमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट, ये प्रमोशन ऑफ कॉटेज। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इधर कवर्ड अंडर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो गाइज ये तो मैंने आपको अभी इनसाइड के जब 3 इकोनॉमी के टेस्ट चले थे तो आपने वहाँ पढ़ा भी होगा और मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कौन कौन से इंडिकेटर्स में अलाउड होते हैं, कवर होते हैं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये तीनों के तीनों क्या है, और ये सिर्फ ये 3 ही सेक्टर कवर होते हैं। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द पार्टिसिपेटरी नोट्स और द पी नोट्स इन द इंडियन कॉन्टेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गाइस आपको पता होना चाहिए पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, मेनली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इसके थ्रू क्या करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाईवे थोड़े रिस्की होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशूड इन इंडिया बाय लिस्टेड कंपनी अगेंस्ट द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी। तो कोई पहली बात है फॉरेन में इशूड होते हैं और ये एसईबीआई इशू करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। द इन्वेस्टेड इन पी नोट डिराइव द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी विदाउट एक्चुअल, ये बात बिल्कुल सही है। इसके थ्रू क्या है, आप इंडिया के इन्वेस्ट कर सकते हो विदाउट एक्चुअल, हाँ विदाउट आप उसके ओनर नहीं होगे। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मनरेगा स्कीम के बारे में पूछा 2005। ओनली रूरल बिलो बीपीएल फैमिलीज आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट अंडर दैट। नहीं, जो भी बंदा रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, जो बंदा चाहता है कि मुझे काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। बीपीएल वाला इस वजह से गलत हो गया। इट प्रोमिसेस 200 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी अडल्ट मेंबर इन रूरल एरिया, तो 100 डेज वाला करता है, इस वजह से स्टेटमेंट की गलत होगी। इट प्रोवाइड फॉर द वॉलंटरी अनस्किल्ड मैनुअल वेज, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंड फिजिकल डेफिसिट। आपको पता है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग क्या होता है, बोरिंग्स, एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीव्ड एंड द नॉन डेडिकेटिंग कैपिटल रिसीव्ड, ये बात बिल्कुल सही है। बोरिंग्स फ्रॉम द आरबीआई अब्रॉड एज वेल एज नेट बोरिंग्स एट होम, ये बात बिल्कुल सही है। एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर ओवर नो, बोथ ए एंड बी, तो हाँ ए और बी क्या दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेपो रेट। आपको पता होना चाहिए
रेपो रेट क्या होता है, जिस रेट में जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई से क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए क्या लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, ठीक है। रेपो इज एन इंस्ट्रूमेंट विद आरबीआई फॉर बोरिंग फंड ओनली ऑन ओवरनाइट बेसिस। तो ओनली ऑन ओवरनाइट बेसिस की वजह से गलत हो गया। 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 56 दिन, जितने दिन के आप लेना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए आप ले सकते हो, लेकिन ओवरनाइट बेसिस वो गलत हो गया। बोथ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर सिक्योरिटीज कैन बी यूज फॉर बोरिंग अंडर रेपो रेट, ये बात बिल्कुल सही है। इंक्रीज इन द रेपो रेट विल इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द मार्केट, नहीं डिक्रीज करेगी। देखो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, इस वजह से क्या है, अब बैंक्स क्या है, कम ज़्यादा पैसा उनसे उधार नहीं ले पाएंगे, आरबीआई से कम उधार ले पाएगी, जिस वजह से क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो पाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पॉट एक्सचेंज। देखो स्पॉट एक्सचेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए। इट फैसिलिटेट द सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटीज इंक्लूडिंग बुलियन, ये बात बिल्कुल सही है। सेटलमेंट्स आर डन ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये बात बिल्कुल सही है। इट अलाउज फॉर एनोमेंटी बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। With reference to the Industrial Policy Resolution of the 1956, consider the following statement. It formed the basis of the second 5-year plan, ये बात बिल्कुल सही है। It rejected the role of the private sector in the development of Indian economy, देखो ये बात गलत है। देखो नो डाउट 1991 से पहले जो हमारी क्लोज इकोनॉमी थी, लेकिन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, जब हमारे जो आयरन एंड स्टील के जो प्लांट हुए थे, उसमें क्या है, जर्मनी की या यूके की कंपनीज ने क्या किया था, हमारे साथ इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो उसने ये रोल को रिजेक्ट नहीं किया था, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें करेक्ट है। Which of the following actions implemented by the government may lead to the reduction in deficit? अब गवर्नमेंट के पास क्या है, डेफिसिट है। अब डेफिसिट को एड्रेस करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज इन द रेट ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स, ये बात बिल्कुल सही है। अगर वो इनकम टैक्स बढ़ा देगी तो उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा है, तो अपना वो डेफिसिट कम कर पाएगी। सेल ऑफ शेयर ऑफ पीएसयू, ये बात बिल्कुल सही, आपको पता है वो पीएसयू का मेनली डिसइन्वेस्टमेंट किस लिए करते हैं, ताकि हम जो पैसा कमाएंगे उससे अपना जो डेफिसिट है उसको कम कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू वेलफेयर स्कीम बाय गवर्नमेंट, नहीं भाई आप न्यू वेलफेयर स्कीम इंट्रोड्यूस करके क्या तो खर्चा बढ़ाओगे ना, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप ना गवर्नमेंट, अगर आपको इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सिचुएशन ले सकते हो। सपोज अपने घर की सिचुएशन ले लो तो आपको समझ में आती है। सपोज करो आप ये समझ सकते हो कि हाँ यार, अगर सपोज करो मेरा घर घाटे में है, मुझे मतलब मेरे ऊपर उधार है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इनकम टैक्स या कोई आप ऐसी टैक्स पढ़ाओगे आपको जिससे क्या मेरे को इनकम हो सके, ठीक है। आप क्या करोगे, पीएसयू शेयर, आपको लगेगा कि हाँ यार मैं कुछ सेल कर दूँ, अगर आपके पास कोई गोल्ड बड़ा आप सेल कर दोगे, इससे क्या कमाई होगी, ठीक है। तो इससे अगर आप ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे और बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। Which of the following were the financial sector reforms taken up by the government of India post the economic reform? मतलब जब एलपीजी की पॉलिसी स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे, जरा देख लेते हैं। अलोइंग द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द आरबीआई नीडेड फॉर ऑल द बैंक टू सेट अप द न्यू अप्रूवल, देखो जो बैंक्स हैं जो बिल्कुल अच्छे से चल रहे हैं उनको आरबीआई की अप्रूव नहीं लेना पड़ता। कुछ बैंक्स होते हैं जिनकी गड़बड़ी होती है, उन्हें ही अप्रूव लेना था, तो नेसेसरी अप्रूवल इस वजह से ही गलत हो गई। बैंक्स वर अलाउड टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इन्फ्लेशनरी गैप, देखो इन्फ्लेशनरी गैप मेनली क्या होता है, जैसे अगर एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। It is the gap between the price levels of the base year and the current year. No, it is a situation which arises when aggregate demand exceeds the aggregate supply at the full employment. देखो guys ये बात बिल्कुल सही है, only second statement में सही है। It is a situation when inflation rises at the faster rate highlights gaps in the monetary policy transmission. No, इसे inflationary gap नहीं बोलते। It is a situation which arises when the short aggregate demand falls short of the aggregate demand and the full employment level. No. Consider the following statement with respect to the consumer price index. It कंप्यूट्स प्राइस चेंजेस इन बोथ गुड्स एंड सर्विस, ये आपको पता है बिल्कुल सही बात है। गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में क्या करता है, चेंजेस को शो करता है। इट इज़ कंप्यूटेड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT। देखो जो इकोनॉमिक एडवाइजर है वो क्या करता है, होल स्केल प्राइस इंडेक्स को मेजर करता है। ये जो करा जाता है वो लेबर ब्यूरो के द्वारा किया जाता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत होगी। इट इज़ रिकॉग्नाइज द इन्फ्लेशन वाइल फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, ये आपको पता नहीं चाहिए आरबीआई क्या करती है, जब अपना इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो उसका काम है उस वक्त क्या करती है, CPI वो भी ऑल इंडिया कंबाइंड को क्या करती है, वो मतलब कि उसको ही यूज़ करती है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट केस में सही है, सेकंड स्टेटमेंट केस में गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर द डेफिसिट फाइनेंसिंग इन इंडिया। अब बताइए आपको गवर्नमेंट को घाटा हो रहा तो वो क्या करेगी, मिंटिंग ऑफ, ये बात बिल्कुल सही, न्यू कॉइन्स को माइंड करेगी। इशुएंस ऑफ मसाला में, ये बात बिल्कुल सही है। बोरो करेगी, ये बात बिल्कुल सही। परचेज ऑफ हार्ड करेंसी, भाई परचेज क्यों करेगी, वो तो मिंट कर नहीं रही है क्या। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Which of the following are the correct regarding the marginal cost of the fund based lending rate? It refers to the minimum interest rate of the bank below which it cannot lend, ये बात बिल्कुल सही है। It is determined internally by every bank, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
With reference to the real effective exchange rate, consider the following statement. It is the price of a representative basket of foreign currencies, each weighted by its importance to the domestic currency in international rate. तो ये गाइज ये जो डेफिनेशन है ना वो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के, तो इस स्टेटमेंट ये गलत होगी. इट इज इंटरप्रेटेड एज द क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ अ गुड गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स. देखो तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसको करेक्ट आंसर है. Which of the following is are included in the sovereign external debt? sovereign external debt में क्या क्या इशू इंक्लूड हो? FAA इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बिल्कुल बात है. अगर आपने IMF से बोलो कि वो भी सोवरेन एक्सटर्नल डेप्ट में कवर है. डेवलपमेंट ग्रांट बाय द वर्ल्ड बैंक, देखो अगर वर्ल्ड बैंक ने आपको कोई ग्रांट दिया ना वो आपका नॉन सोवरेन में आता है और वो आपको जरूरी नहीं होता कि आपको रिक्वायर्ड है कि आपको वापस पे करना ही करना. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है, थर्ड गलत है. It is calculated by adding resident investment income from overseas investment and subtracting foreign resident investment income earned within a country to the gross GDP. भाई ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड. देखिए रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के बारे में जरा पढ़ लेते हैं. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन रुपी डोमिनेटेड डेफिनेशन में नहीं भाई, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. द बोरोवर्स पे बैक द फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट ऑफ द रुपी डिनोमिनेशन ऑफ प्री डिसाइडेड एक्सचेंज रेट. नो. इट कैन बी इशूड ओनली बाय द गवर्नमेंट. नो. द करेंसी रिस्क इज बोर्न बाय द क्रेडिटर. ये बात बिल्कुल सही, जो क्रेडिट रिस्क है वो इसमें क्रेडिटर के द्वारा बोर्न किया जाता है. विद रेफरेंस टू द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो कि जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो SEBI के रेगुलेशंस के अंडर आता है. इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज ओनली. देखो ओनली कर दिया, ये गलत हो गया यहाँ पे. ठीक है, ओनली नहीं होगा, इसमें क्या है फॉरेन के भी क्या है वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. करंटली दे डू नॉट कम अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी रेगुलेटरी एजेंसी इन इंडिया. देखो नो डाउट जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उसके बारे में SEBI के अंदर मेंशन है, लेकिन जो इसको रेगुलेट फिलहाल कोई भी नहीं करता है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है. ठीक है, आगे बढ़ते. दीज आर द फाइनल गुड्स दैट आर ऑफ ड्यूरेबल करेक्टर. दे मेक द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी फिजिबल बट दे देमसेल्फ डोंट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्शन गुड्स. दे ग्रेजुअली अंडरगो वियर एंड टियर एंड दस आर रिपेयर्ड और ग्रेजुअली रिप्लेस ओवर टाइम. देखो अब आप देखो इसमें कितनी चीज़ें पूछेंगे. तो फाइनल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं, आप इसको दूसरी चीज़ के लिए कमोडिटीज़ बनाने के लिए फिजिबल है लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, और वियर एंड टियर भी होते हैं. तो वो गुड्स कौन से होते हैं, वो कैपिटल गुड्स होते हैं. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इवन आपको पता भी होगा. आगे बढ़ते. क्वार्टरली एक्सटर्नल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स, ये डाटाबेस है, ऑनलाइन डाटाबेस है. कौन लॉन्च करता है ये, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडिया टू रिपोर्ट एक्सटर्नल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स. नहीं भाई, ये जो डाटाबेस मैं आपको बता दूँ ये वर्ल्ड बैंक और IMF है, ये इकट्ठे मिलकर क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं टू रिपोर्ट एक्सटर्नल डेप्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमीज दैट सब्सक्राइब टू द IMF स्पेशल डाटा डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड बैंक और IMF करते हैं. द परसेप्शन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स कीप एज द रिजर्व इज रेफर टू रिजर्व डिपॉजिट रेशो. देखिए ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है, जब मैंने आपके साथ करेंसी डिपॉजिट रेशो रिजर्व डिपॉजिट रेशो दोनों के बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशो बोलता है. तो कैपिटल एडुकेसी रेशो जो कहते हैं, ये तो कुछ नॉर्म्स होते हैं जो आप RBI के साथ मेंटेन करके रखते हो. करेंसी डिपॉजिट रेशो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, ये जो किया है जो पब्लिक आम जनता को अपने पा सकती है. ठीक है, Which of the following are the possible advantages of the monetary system over the barter system? Reduction in the transaction, ये बात बिल्कुल सही है. आप क्यों नहीं, आप ट्रेड बार्टर सिस्टम में क्यों नहीं ट्रेड करते, पैसे से क्यों ट्रेड करते हो, बेनिफिट है ना, क्योंकि ट्रांजेक्शन कोड के रिडक्शन है. बिल्कुल बेटर अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बात बिल्कुल सही है. रिक्वायर दैट प्राइस मस्ट बी नेगोशिएटेड फॉर एवरी ट्रांजेक्शन. तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है. Consider the following statement with respect to the participation of people in the employment in India. The worker population ratio represent the number of person employed per 1,000 person in the age group of 15 to 59. ये बात बिल्कुल सही है. Worker to population ratio in India is more than 60 at the percent. नहीं, ये बात गलत है, कम है हमारी. तो फर्स्ट क्या है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. With reference to the electricity production in India, arrange the following in the decreasing order of their contribution to the power generating capacity. ठीक है, तो गाइस आपको पता होगा खुद ही थर्मल पावर सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में मतलब कि कोल से अभी भी हमने 70% क्या है, हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. हाइड्रल पावर ये सेकंड नंबर पे है और न्यूक्लियर पावर थर्ड नंबर पे. तो 1 2 3 क्या है इसका डायरेक्ट सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क. तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क नाम से आपको पता चल रहा है जो पर्सन क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर जो रेगुलर मतलब कि रेगुलर पेड पे काम कर रहे हैं, वो क्या करें, कैजुअल में चले जाएं, कैजुअल काम में चले जाएं कि ठीक है, कभी मन के उस हिसाब से मतलब दिहाड़ी के काम पे चले जाएं. तो
इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंक्रीज नहीं, वो तो उल्टा डिक्रीज हो रहा है। इट विल इंक्रीज द यूनियनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स थिंग। जो मेनली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो रेगुलरली पेड पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, लेबर फोर्स में यूनियनाइज करते हैं, तो वो तो डिक्रीज होएगा। रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट सच एज, ये बात बिल्कुल सही है। अभी क्या उनको ऐसे बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे जो वो क्या करते थे, जो उनको पहले मिलते थे, ठीक है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट केस में बिल्कुल सही है। With reference to the deposit receipts, consider the following statement. It is a financial instrument which represents certain securities issued by a company in a foreign jurisdiction. ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता भी है कितनी तरह की अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट है, इवन IDR भी है, ठीक है। इट इज़ अ फ्री फ्रॉम रिस्क फॉर इन्वेंटर ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये बात बिल्कुल सही है। इट कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही। आपको पता भी इंडिया की भी है नेशनल डिपॉजिट रिसिप्ट, और उस पर ट्रेड कर सकते हो। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following is the advantages of the organic farming over the conventional farming? It is the less labor intensive। तो आपको बता दूं ऑर्गेनिक फार्मिंग उल्टा ज़्यादा लेबर मांगते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द प्रोड्यूस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज हायर न्यूट्रिशन, ये नो डाउट ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, कुछ बेकार चीज़ें केमिकल्स होते हैं जिस वजह से कि जो आपकी न्यूट्रिशन होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ईयर्स हैव अ हायर शेल्फ लाइफ, नहीं देखो क्या होता है, एक तो आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें तो वो आपकी शेल्फ लाइफ उल्टा बढ़ाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से आपकी शेल्फ लाइफ उल्टा घटती है, ठीक है। तो ये गलत होगी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट केस में सही है। Which of the following initiatives were taken to boost the agriculture sector after independence? एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे? फिक्सिंग द लिमिट ऑफ द इंडिविजुअल लैंड ओनरशिप, आपको पता है जब हमने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, ठीक है, अपने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में, तो इसी वजह से किया था। एबोलिशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बात बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी सीड ऑफ द फूड क्रॉप, तो तीनों स्टेटमेंट केस में बिल्कुल सही है। With reference to the micro insurance in the India, consider the following statement. Micro insurance policies are created to promote insurance coverage among the economically vulnerable sections, बिल्कुल बात सही है। These policies are regulated by the NABARD, नहीं, इंश्योरेंस जो IRDAI है ना, वो इसको रेगुलेट करती है। These policies can be offered only a group basis and not to individuals, नहीं, ये बात गलत है, इंडिविजुअल्स को भी आप ऑफर कर सकते हो। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। With reference to the inflation index bonds in India, which of the following statement is correct? These are the government issued bonds which provide the investor with a constant return in respect to the inflation in economy। कहीं तो आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन के इरिस्पेक्टिव क्या आपको कांस्टेंट रिटर्न ये देती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है। दे आर लिंक टू द CPI कंबाइंड फॉर इंडेक्सिंग इन्फ्लेशन, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है। Consider the following passage. It is a triple B model in which the government bears a part of the cost of the project initially and the developer has to raise the remaining part. The cost borne by the developer is repaid by the government after the completion of the project through annual payment. The above paragraph describe each type of triple B model. BOT annuity model, BOT toll model, नहीं भाई देखो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल है, ठीक है, बाकी ये तीन मॉडल कोई नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में क्या होता है, मेनली BOT प्लस EPC को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। With reference to the payment banks, consider the following statement. Mobile companies and supermarket chains can become a payment bank to provide basic banking service, ये बात बिल्कुल सही, आपको पता भी है एयरटेल पेमेंट बैंक के जिस हिसाब से पेमेंट बैंक्स कैन एक्सेप्ट फिक्स डिपॉजिट एज वेल एज द अंडरटेक लैंडिंग, ये आपको पता है कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है, बिल्कुल बात गलत है। पेमेंट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द SLR नॉर्म्स, ये बात बिल्कुल सही है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, ठीक है। Which of the following statement are correct regarding the monetary policy committee statutory body, ये बात बिल्कुल सही है। It is a 6-member body headed by RBI governor, ये बात भी बिल्कुल सही है, RBI governor के द्वारा इसको हेड किया जाता है। It is responsible for determining the inflation target, नहीं देखो इन्फ्लेशन टारगेट जो काम होता है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो RBI के साथ कंसल्ट करके करती है, ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग को डिटरमाइन करती है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट केस में सही है। If we keep increasing the employment of an input with other output fixed, eventually a point will be reached after which the resulting addition to output will start falling, ठीक है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ये आपको समझ में आ ही रहा है, आपको स्टेटमेंट से ही पता चल रहा होगा। तो ये इसका आंसर क्या है, एक सेकेंड गाइस, ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। With reference to the current energy consumption pattern in India, consider the following statement. More than half of the total energy consumption in India depends on the non-commercial energy sources. आपको ऐसा लगता है, बल्कि कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन इंडिया, भाई ट्रांसपोर्ट से ऊपर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। देखो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या होता है, इट डिक्रीजेज द परचेसिंग पावर कैपेसिटी ऑफ करेंसी। ये बात बिल्कुल सही। सपोज करो कोई चीज़ 10 रुपये की है, अब वो 15 रुपये की चीज़ होगी, तो आपकी जो परचेसिंग पावर है वो घट नहीं जाएगी। 10 रुपये की चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे से खरीद सकते हो एज कम्पेयर टू 15 रुपये की चीज़, ठीक है। तो यहीं पे आपकी घटेगी। इट बेनिफिट बोथ द बॉन्ड होल्डर एंड डेप्टर। देखो डेप्टर्स को ये क्या करता है, बेनिफिट करता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर को नहीं करता है। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो डेप्टर मतलब कि जिसने उधार ले रखा है, बोरोवर है, ठीक है। अब उसने इन्फ्लेशन का मतलब क्या, इनकम आ रही है, मतलब कि फ्लो ऑफ मनी हो रहा है, तो इसका मतलब डेप्टर को तो ऑफकोर्स डेप्टर तो उससे फायदा है, लेकिन बॉन्ड होल्डर को क्या है, उससे नुकसान है। इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट द मेंबर कंट्रीज मेंटेन अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम नॉन मेंबर। नॉन मेंबर से थोड़ा करते, मेंबर से करते हैं। स्टेटमेंट गलत होगी। अ कस्टम यूनियन इज करेक्टराइज्ड बाय द फ्री मूवमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन अमंग द मेंबर कंट्री। देखो जो फ्री मूवमेंट होता है वो कॉमन मार्केट में होता है, कस्टम यूनियन में क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। With reference to the revenue deficit, consider the following statement. It includes such transactions that affect the current income and expenditure of the गवर्नमेंट। ये बात बिल्कुल सही है। अभी आप घाटा होएगा तो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को फर्क पड़ेगा। इट सिग्निफाइज दैट गवर्नमेंट इज यूजिंग अप द सेविंग टू फाइनेंस पार्ट ऑफ इट्स कंजप्शन। ये बात बिल्कुल सही है। आप घाटे में होकर जो आपकी सेविंग्स आप उसको यूज़ करोगे अपने खर्चे के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। With reference to the employment pattern in the India, consider the following statement. More than 2/3 of the workforce is engaged in the primary sector. देखो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर में जो एंगेज है वो 49% है, ठीक है। तो मोर देन 2/3 तो नहीं है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड कंस्टिट्यूट द मेजोरिटी ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर इज लोअर देन द इनफॉर्मल सेक्टर। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। इवन अभी रिपोर्ट भी आई थी करंट अफेयर्स में, हमने उसमें पढ़ा भी था कि जो फीमेल सेक्टर है वो मेनली फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। और अभी कोविड की वजह से फीमेल की जॉब पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि इकोनॉमी की वजह से, कोविड की वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा ठप हुआ है। तो इसी वजह से उन लोगों की जॉब ज़्यादा लूज हुई है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में था जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। इट रिक्वायर्स द कंसेशन ऑफ द प्रिविलेजेस टू वन नेशन शैल बी एक्सटेंडेड टू ऑल द WTO मेंबर। ये बात बिल्कुल सही है। अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन द कंट्रीज कैन गिव स्पेशल एक्सेस टू देयर मार्केट्स इन गुड्स टू बोथ द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। देखो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज को देता है, डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं देता, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने विजन का इकोनॉमी का फर्स्ट टेस्ट था वो हमने कवर कर दिया। इसके बाद इसके 2 टेस्ट और बचे हैं, वो हम क्या कर देंगे, अगले 2 दिनों में खत्म कर देंगे। तब तक